हेलो बॉयज, कैसे हो तुम लोग। ये अपने रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग जो है पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को, है ना। तो हम लोग जो है इसको बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, अराउंड 35 to 40 मिनट का एक वीडियो करके करते हैं। इसको दो नहीं बल्कि 3 वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये अपना जो पहला वीडियो है, इसमें मैं कवर करूंगा डेंसिटी को और प्रेशर को। डेंसिटी एंड प्रेशर अच्छे से ध्यान में समझ लिया, ठीक है। जो पार्ट 2 वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा बॉयंसी फोर्स यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लो यानी बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, वो दो पार्ट को। और जो थर्ड वाला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग देख लेंगे विस्कोसिटी एंड कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो तीनों ही वीडियो जो होगा वो छोटा छोटा ही होगा, तो हम लोग पार्ट पार्ट करके इसको करते हैं। डन। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डेंसिटी को। ओके, डेंसिटी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहीं कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये हमसे ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होता है, इसका क्या यूनिट होता है, ये क्वेश्चन नहीं है। हमें इसमें से ये पूछा जा सकता है दैट हाउ डू वी फाइंड एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो। तो एवरेज डेंसिटी को निकालने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम को अप्लाई कैसे करोगे, देखो इसको। तो इस पर बेस्ड जो है वो दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि मान लेते हैं एक कंटेनर में दो लिक्विड, एक कंटेनर में दो लिक्विड हमने मिक्स किया है और दोनों ही लिक्विड का जो मास है वो सेम है, ठीक है। दोनों ही लिक्विड का मास जो है वो सेम है, डेंसिटीज अलग अलग है, रो वन एंड रो टू। तो अगर दो सेम मास के लिक्विड को हमने मिक्स किया तो ऐसे में एवरेज डेंसिटी क्या निकालेंगे। तो देखो, ऐसे में रो एवरेज जो होगा, तो देखो टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस एम, कितना लिख दोगे 2m, बाय क्या लिखते हैं हम लोग v1 प्लस v2। तो यहाँ पर जो v1 है, तो v1 तो इसने दिया नहीं है, तो v1 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग m बाय रो वन, प्लस v2 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग m बाय रो टू। समझ आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी। तो v1 की जगह पर m बाय रो वन, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा एक फॉर्मूला 2 रो वन रो टू बाय रो वन प्लस रो टू। दूसरा जो एक और सिचुएशन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि एक कंटेनर में हमने दो लिक्विड को मिक्स किया और दोनों का वॉल्यूम सेम है, v1 इक्वल्स टू v, v2 इक्वल्स टू v। दोनों जो सेम वॉल्यूम में सेम इक्वल प्रोपोर्शन में हमने मिक्स किया है। तो बताओ कि एवरेज डेंसिटी कितना होगा। तो रो एवरेज जो यहां पर आएगा, तो यहां पर करने के लिए फिर से m1 प्लस m2, तो यहां पर m1 m इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m1 तुम्हें लिखना, तो m1 के लिए क्या लिखोगे, तो रो वन इंटू वी, प्लस m2 की जगह पर क्या लिखोगे, तो रो टू इंटू वी, बाय टोटल वॉल्यूम होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा 2v। तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा रो वन प्लस रो टू बाय टू। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जहां पर से कि हमारा नीट थोड़ा इंटरेस्टेड है। अगर इक्वल मास में है तो 2 रो वन रो टू बाय रो वन प्लस रो टू, अगर इक्वल वॉल्यूम में हमने मिक्स किया है तो रो वन प्लस रो टू बाय टू। एवरेज डेंसिटी डन। चलो, अब एवरेज डेंसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है 6000, तो 6000 डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पर, तो कितना होता है, तो 1000। तो यानी ये कितना आ जाएगा 6। तो यही इसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो गया तुम्हारा रो रिलेटिव। तो रो रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो रो रिलेटिव का फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा। तो रो रिलेटिव इक्वल्स टू क्या हो गया, रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर मान लो कभी भी आपको रिलेटिव डेंसिटी ही दिया हुआ है, तो ऐसे में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें निकालना हो तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इसको इधर ला करके यानी रो रिलेटिव को रो ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। जैसे कि मान लो कि अगर रिलेटिव डेंसिटी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 इंटू 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो 800। तो ये हो गया रो ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अगर मान लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो है 10,
अगर ये रिलेटिव डेंसिटी ही है हमारा 10, तो बताओ कि डेंसिटी कितना हो जाएगा। तो डेंसिटी के लिए क्या करोगे, तो इसको 1000 से यानी रिलेटिव डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, ओके। अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका एक और नाम भी है, एक्चुअली एक और नाम नहीं है, एक और टर्म है जो कि इससे मैच करता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज एग्जैक्टली सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी इज सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कभी भी वैल्यू वाइज अगर कभी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे या कभी वैल्यू वाइज रिलेटिव डेंसिटी ही दे दे, तो ये दोनों का एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू बनेगा, तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं। ओके, चलो, हाँ ये ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वैल्यू वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एनीवे, अब हम लोगों को यहां पर जानना है कि एक एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्या कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं? तो यस, तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ले सकते हैं, इसको समझो। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि मान ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले एयर में, ठीक है, इसको एयर में रख करके यहां पर मान लेते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है ऐसा, और इसका रीडिंग ले ले। तो इसका जो रीडिंग आया, रीडिंग मान लेते हैं इसका रीडिंग है W एयर लिख देता हूं यहां पर, W एयर। तो हमने ये एयर में लटकाया और यहां पर स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग देख लिया। फिर सेम ऑब्जेक्ट को सेम स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करके हमने जो है इसको पानी के अंदर रख दिया, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर रखने से हमें पता है कि इस पर एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो उसके वजह से यहाँ पर रीडिंग में चेंजिंग आएगा। तो वो जो नया वाला रीडिंग आएगा, दैट रीडिंग, इसको हम लोगों ने लिख दिया वेट इन वाटर, वेट इन वाटर। तो अब ये दो रीडिंग तुम्हें मिल गए, एक एयर में और एक वाटर के अंदर में, वाटर में डुबाने के बाद। सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो रो रिलेटिव होता है डायरेक्ट लॉस। तो लॉस ऑफ वेट पहले हम लोगों को समझ लेना है। तो देखो इसका वेट एयर में कितना था, W एयर, और वाटर के अंदर में कितना हुआ, W वाटर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा लिखना है लॉस ऑफ वेट इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। और ऊपर में न्यूमरेटर को हम लोग बाद में सोचेंगे। डिनोमिनेटर, जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो हमेशा यहां पर डिनोमिनेटर में लॉस ऑफ वेट इन वाटर। एनीवे, पूरा का पूरा फॉर्मूला है वेट इन एयर या रीडिंग इन एयर बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा W इन एयर बाय W इन एयर माइनस W इन वाटर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कभी भी इसका वैल्यू तुम्हें मिल जाए, फॉर एक एग्जांपल कि एयर में तुम्हें उसका रीडिंग मिला है, सपोज कर लो कि 120, ठीक है, और पानी में हमने डुबाया, वाटर में उसी का रीडिंग मिला है, सपोज कर लो 90। यहां पर जो वेट मिला है 120 और यहां पर वेट मिला 90। तो बताओ कि इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा? चलो फटाक से बोलो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, तो वेट इन एयर कितना 120 बाय लॉस ऑफ वेट, तो 120 माइनस 90, तो यानी यहां पर कितना हो गया बोलो, ये देखो 30, तो 120 बाय 30 कितना हो गया 4। सो दिस इज व्हाट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द व्हाट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जहां से एग्जाम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एक रीडिंग, मतलब एक ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, उसमें 3 तरीके से आप रीडिंग लेते हो ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने एयर में ले लिया, फिर हमने जो है जिस ऑयल के बारे में वो बात कर रहे हैं उस ऑयल में सेम ऑब्जेक्ट को डीप करके, ठीक है, ये इस ऑयल में बात कर रहा है तो ऑयल में डूबा करके फिर से रीडिंग ले लिया, और फिर लास्ट में वही सेम हम लोग जो है फिर उसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा करके भी रीडिंग ले लिया। तो ये ऑयल हो गया और ये वाटर हो गया, ये क्या हो गया वाटर।
तो ऐसे में अगर हमें ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, ध्यान में रखना यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू क्या होगा, तो लॉस ऑफ वेट इन ऑयल, लॉस ऑफ वेट इन ऑयल यानी यहां पर आ जाएगा W इन एयर माइनस W इन ऑयल डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर यानी W इन एयर माइनस W इन वाटर। बात समझ में आया? जैसे कि अब आप एक एग्जांपल लेकर के सोचो, मान लेते हैं यहां पर रीडिंग जो है वो 120 है, यहां पर ऑयल में जब आया तो रीडिंग हो गया लेट इट बी 100, वाटर में जब आया तो मान लेते हैं रीडिंग हो गया 90, ऐसा। तो बताओ कि कितना आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो लॉस ऑफ वेट इन ऑयल, तो यानी बताओ रिलेटिव डेंसिटी रो रिलेटिव किसका है, ये ऑयल का, कितना आ जाएगा 120 माइनस 100 कितना आ गया 20 डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, तो 120 और 90, 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा 30 यानी 2/3, 2/3 यानी 0.67। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल को निकाल सकते हो। तो डेंसिटी जो अपना पहला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आता हूं सेकंड टॉपिक पर। द सेकंड टॉपिक इज प्रेशर। ओके, प्रेशर, प्रेशर जो है, प्रेशर ये हम लोग स्केलर बोलते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये प्रेशर का फॉर्मूला वी ऑल नो F/A होता है। एक्चुअली ये जो प्रेशर जिसको हम लोग स्केलर कह रहे हैं, हकीकत में ये टेंसर क्वांटिटी होता है, बट वी कंसिडर इट एज द स्केलर। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पर प्रेशर निकालने जाते हैं तो वो चाहे x से बात करो, y से बात करो, z से बात करो, तीनों ही डायरेक्शन में इसका वैल्यू सेम ही मिलता है। ठीक है, तो px इक्वल्स टू py इक्वल्स टू pz इक्वल्स टू p टोटल। प्रेशर वेरी नहीं करता, यहां पर जो है वो आइसोट्रॉपिक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जिस वजह से कि तीन के तीनों ही डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रेशर को क्या बोलते हैं, स्केलर। अब एक लिक्विड जब प्रेशर के हेल्प से फोर्स अप्लाई करेगा, तो मान लेते हैं कि अगर इस कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है, तो वो जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो देखो यहां पर फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा, यहां पर फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा, यहां पर फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा, यहां पर फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, यहां पर फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, मतलब हमेशा सरफेस पर कैसा अप्लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर। फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, और ये फोर्स कैसे अप्लाई करता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड को हम लोग कितना लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे P इक्वल टू F/A, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो F इक्वल टू P इंटू ए भी लिख सकते हो, F इक्वल टू P इंटू डेल्टा ए भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब जैसे कि ये वाला सरफेस पर अगर लगाओगे तो पूरा का पूरा एरिया पर ही प्रेशर कांस्टेंट है, तो P इंटू ए सीधा सीधा लगा दो। लेकिन अगर वर्टिकल सरफेस पर कभी लगाना हुआ तो प्रेशर जो है इसके हर पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर P इंटू डेल्टा ए के थ्रू लग जाना पड़ता है, हमें छोटा छोटा एरिया लेकर के उसमें इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? ओके, अब बात हम लोगों को जानना है, अगर प्रेशर का नॉर्मल बातें समझ गए कि प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक लिक्विड है, इसीलिए तीनों डायरेक्शन में सेम ही मिलता है, और प्रेशर का जो बात करें तो प्रेशर के कारण से फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इन दोनों पॉइंट के बाद हम लोग बात करना चाह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर कैसे बनाते हैं, तो एक यू ट्यूब होता है, यू ट्यूब, उसको जो है एक लिक्विड के कंटेनर में कुछ इस तरीके से उल्टा करके रखते हैं, और इस यू ट्यूब में ऊपर में जो है ना यू शेप्ड ट्यूब है, ये यू शेप का ट्यूब है, इसमें ऊपर में वैक्यूम होने की वजह से ये लिक्विड कहीं यहां तक ये राइज कर जाता है। ठीक है, ऊपर में ये हवा नहीं है, ये वैक्यूम है, यहां पर क्या है, वैक्यूम, यानी यहां पर प्रेशर का वैल्यू कितना है, 0, जबकि बाहर में प्रेशर का वैल्यू कितना है, PATM। तो PATM यानी इस पॉइंट पर भी PATM है, तो ये वाला PATM यानी यहां का भी वही सेम PATM, इसको निकालने का तरीका होता है
कि ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में ये कितना हाइट तक लिक्विड ऊपर है उसको बस देख लो। ये जो H है, इस H को बस देख लो। उस H के हम लोग कहते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमेट्रिक हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। H is known as height of liquid column, या इसी को एक और भी नाम कह सकते हो, बैरोमेट्रिक हाइट। ठीक है, अब उस H के हेल्प से तुम डायरेक्टली PATM का वैल्यू लिख सकते हो, रो जी एच। PATM इक्वल्स टू रो जी एच, जहां पर ये H ये हाइट हो गया और रो इस लिक्विड का डेंसिटी हो गया। तो आपको जो भी यहां पर लिक्विड यूज करना है करो, उसका डेंसिटी G इंटू उसका हाइट। अब देखो PATM तो हर हालत में कांस्टेंट ही रहेगा, PATM हर हालत में कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर आपने मान लेते हैं यहां पर एक बनाया, एक और भी बना दिया, सपोज कर ले यहां पर लिक्विड में तुमने रो 1 लिखा और इसमें रो 2, दो अलग अलग लिक्विड को यूज किया, तो लिक्विड अगर अलग करोगे तो उसका डेंसिटी अलग होगा। तो यहां पर जो हाइट है ना, ये हाइट भी इसमें अलग अलग बनेगा, H1 H2। लेकिन दोनों ही केस में ये भी तो PATM ही मेजर करेगा। तो PATM ये देगा रो 1 G H1, और वो जो PATM देगा दैट विल बी रो 2 G H2। दोनों तो PATM ही है, तो बेसिकली रो 1 G H1 इक्वल्स टू रो 2 G H2। सो G अगर खत्म हो गया तो ये हमें बता रहा है कि रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2। सिंपल सा अगर मैं आपको बात समझाऊं तो बात ये है भाई कि PATM के जगह पर होता है रो जी एच। अगर आप रो चेंज करोगे तो H ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि PATM तो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आया? तो तुम्हें कभी भी अगर एक लिक्विड दे दिए और तुम्हें ऐसे ही, मैं कोई भी लिक्विड के नाम पे सपोज कर लो कि पानी का ही बात कर रहा हूं, सपोज करो उसने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज H हाइट ऑफ वाटर कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे तुम्हें बोल दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज H हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो कैसे करोगे बताओ? तो इसके लिए सिंपली PATM को लिखना है ऐसे, जो इक्वेशन होता है रो जी एच, बस रो के जगह पर क्या समझना है 1000, G की जगह पर 10 और H उसने जो भी यहां पर दे रखा है दैट्स इट। ठीक है, तो यही हो गया H हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अगर मान लो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है तो मत रखना, तो सिंपली इतना ही छोड़ देना, यहाँ रो वाटर है। बस ये बात को ध्यान में रखना है, रो वाटर, क्योंकि उसने वाटर कॉलम को, वाटर को उसने यूज किया। अगर हम लोग मान लो कि मरकरी को यूज करते हैं, तो मरकरी को यूज करने पर वो हाइट कितना बनता है याद होगा, 0.76 मीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोलूंगा तो 760 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप बात को समझो। चलो अब अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी समझ गए, तो अब मैं मूव करने जा रहा हूं वेरिएशन ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब देखो वेरिएशन ऑफ प्रेशर दो तरह के लिक्विड के ऊपर हमें स्टडी करने की जरूरत है। पहला जो है स्टैटिक लिक्विड और दूसरा एक्सेलरेटेड लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड कहने का मतलब क्या है? देखो स्टैटिक लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो इक्विलिब्रियम पर है, जो इक्विलिब्रियम पर है, जो रेस्ट पर है। और एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब या तो लिक्विड मूव कर रहा है या लिक्विड जिस कंटेनर में वो कंटेनर मूव कर रहा है, तो वो एक सेकंड केस होगा। तो पहले आप अगर स्टैटिक लिक्विड में बात करते हो तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड। तो देखो इसमें स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली प्रेशर वैरी नहीं करता। अगर कोई एक ही लिक्विड है, यहां से ऐसे मान लो कंटेनर है, इस पूरे में एक ही लिक्विड है, सिंगल लिक्विड है, तो इसमें अगर हम लोगों ने यहां पर दो पॉइंट लिया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो यहां से वहां तक एक ही लिक्विड है ना। तो अगर एक ही लिक्विड है तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर दोनों ही जगह पर सेम ही होगा। अगर मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं, सपोज कर लो ये 3 पॉइंट ले लो, A B C, ऐसा 3 पॉइंट अगर बना लो, तो PB इक्वल टू PC। हॉरिजॉन्टली प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक ही लिक्विड है और दोनों सेम लेवल पर है। तो स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टली प्रेशर चेंज नहीं होता है। चलो अब वर्टिकली का बात करते हैं, ये वर्टिकली।
तो वर्टिकली प्रेशर चेंज होता है, ये मान लेते हैं हाइट है h, तो पॉइंट बी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, तो पीबी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी एच। यानी आप अगर पीबी को निकालना चाह रहे हो तो पीबी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ऐसे करके। समझ में आया? पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए प्लस रो जी एच। तो इस पॉइंट का प्रेशर उस पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो रो जी एच अमाउंट से ज्यादा होगा। ये एक सिंगल लिक्विड में मैंने आपको समझाया। अगर मान लेते हैं कि अपने पास में एक से ज्यादा लिक्विड है, दो लिक्विड है, सपोज कर लो कि यहां पर जो है ये दो लिक्विड आ गया। अब इस पॉइंट का प्रेशर है, सपोज कर लेते हैं पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर लिक्विड है रो वन, ये हाइट हो गया मान लेते हैं h1, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर लिखना है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ए का प्रेशर बताओ पी नॉट से ज्यादा या कम? ज्यादा। तो पॉइंट ए का प्रेशर को मैं क्या लिखूंगा? तो पी ए इक्वल्स टू, तो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन। अब अगर मान लेते हैं मुझे पॉइंट बी का प्रेशर को लिखना है, तो पॉइंट बी का प्रेशर यहां से स्टार्ट करो, पी नॉट से स्टार्ट करो, तो पी बी इक्वल्स टू, पी नॉट से स्टार्ट कर, तो पी नॉट प्लस, पहले इस लिक्विड में मूव कर, तो इस लिक्विड में यहां तक आए तो कितना डिस्टेंस आए? h1 आए, तो प्लस रो वन जी h1 प्लस कर, फिर वहां से यहां तक कोई दूसरा लिक्विड है, मान लेते हैं ये h2 है, तो प्लस कर रो टू जी h2। अगर मान ले एक तीसरा भी लिक्विड होता तो यहां पर प्लस करते रो थ्री जी h3। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आते वक्त में लिक्विड अगर बदलते जा रहा है तो जहां तक सेम लिक्विड है वहां तक जा, फिर उसका प्लस रोजीएच प्लस रोजीएच प्लस रोजीएच, और इस तरीके से लास्ट तक तो चले जा। समझ में बात है? हॉरिजॉन्टली एक ही लिक्विड में दो पॉइंट का प्रेशर सेम ही मिलता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लेते हैं एक डब्बे के अंदर में गैस भरा हुआ है, तो गैस में भी क्या यही सेम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं? तो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैस का जो डेंसिटी होता है ना वो बहुत कम होता है, वेरी लेस। गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, इस कारण से इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर को नहीं मानते, तो इसमें प्रेशर हर जगह पर सेम मान लेते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा सबको? चलो, तो गैस के अंदर हम लोग प्रेशर वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए अब मैं मान रहा हूं, सपोज कर ले ऐसा मान लेते हैं एक गैस चैम्बर है और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये इसमें गैस है, यहां तक इसमें गैस ही गैस है ऐसा, और यहां से इधर जो है वो लिक्विड है, यहां तक लिक्विड है। ये लिक्विड जो है मान लेते हैं मर्क्यूरी है Hg, जिसका रिलेटिव डेंसिटी जो है वो है 13.6, ये दिया हुआ है, ओके। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ कि इस गैस का प्रेशर कितना है, गैस कितने प्रेशर पर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर का प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा? पी नॉट। यहां तक का प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट, ठीक। यहां से तुम्हें पहले यहां तक मूव करने की जरूरत है, फिर इस पॉइंट का प्रेशर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर देखो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड का पार्ट है। तो यानी यहां का भी प्रेशर कितना मिल जाएगा हमें? P। और इस पॉइंट के ऊपर में गैस है और गैस में प्रेशर वैरी करेगा नहीं, यानी गैस का भी प्रेशर कितना एज्यूम हो जाएगा? P। तो बेसिकली तुम्हें बस यहाँ का P निकालने का जरूरत है। अब ये P निकालने के लिए क्या करोगे? तो P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो P इक्वल टू, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, तो पी नॉट की जगह पर कितना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता है? 10⁵ प्लस रो कितना है? तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 13,600 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5/100। तो जो भी आंसर आ जाएगा वही इसका गैस प्रेशर होगा। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं। सपोज कर लो कि ऐसा करके उसने एक ट्यूब दिया, ठीक है। ऐसा एक ट्यूब है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक ऑयल को ही फिल कर दिया, फिर इस पॉइंट के बाद जो है
उसने यहाँ पर मान लो कि पानी भर दिया, यहाँ तक ये पानी है, वाटर है, और इस पॉइंट के बाद मान लेते हैं यहाँ तक, यहाँ पर ऐसे ये कोई मान लेते हैं तीसरा एक मरकरी कोई उसने फिल कर दिया। फिर उसने यहाँ पर दे रखा है लेट इट बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू सपोज करो कि दे रखा है इसने 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ये मरकरी का जो ये है सपोज करो कि ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और उसने पूछ लिया तुमसे ऑयल का डेंसिटी बताओ, ठीक है। ऑयल का डेंसिटी बताओ, कैसे करेंगे अब उसके लिए देखते हैं। तो इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर ये तो ओपन टू एयर है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट। इस पॉइंट का भी प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो तो, करेक्ट है, पी नॉट। अब हमें ये समझना है कि ये ऑयल है, उधर मरकरी है, तो दोनों ये दोनों देखो सेम लेवल पर होने के बाद भी प्रेशर सेम नहीं होगा, लिक्विड अलग अलग है। लेकिन ये वाला पॉइंट को तुम मार्क करो, ये वाला पॉइंट वाटर है और ये वाला पॉइंट ये भी वाटर है, दोनों सेम लिक्विड हुआ, सेम हाइट हुआ, तो प्रेशर सेम हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट का प्रेशर इधर से और इसी पॉइंट का प्रेशर उधर से निकाल लो, इक्वेट कर दो। तो यहां का प्रेशर कितना आएगा बता, तो यहां का प्रेशर इधर से पहले निकाल, तो पी नॉट प्लस ये ऑयल है ना, तो रो ऑयल इंटू जी इंटू एच के जगह पर क्या आ जाएगा 10/100, समझा। ये यहां तक है, प्लस करना है, प्लस करो। फिर यहां पर ये वाटर वाला पार्ट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच के जगह पर 5/100 इक्वल टू, फिर यहां पर आ जाओ, यहां का प्रेशर, तो यहां का देखो यहां का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस ये रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू 6/100 रो जी एच। वेरी सिंपल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये दोनों पॉइंट को बताओ प्रेशर सेम क्यों हुआ, क्योंकि दोनों पानी का ही पार्ट था, वाटर सेम लिक्विड का पार्ट था, इसलिए सेम लेवल पर सेम प्रेशर। अब इस पॉइंट का प्रेशर कैसे निकाल पाए हम लोग, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, पी नॉट से इस पॉइंट तक में कितने लिक्विड आ रहे हैं, 2, तो पी नॉट प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2। फिर वहां पर से भी ये यहाँ का जैसे प्रेशर जो भी आ जाए पी, वही सेम प्रेशर यहाँ का भी है पी, तो यहाँ का प्रेशर कैसे लिखेंगे, तो पी नॉट प्लस रो एक ही तो लिक्विड है, रो जी एच। बस इसको सॉल्व कर ले, पी नॉट कैंसिल ही हो जाएगा, अपने आप ये रो ऑयल निकल जाएगा क्योंकि बाकी का डेंसिटी मालूम है, ठीक है। तो ये था अपना स्टैटिक लिक्विड। इस तरह के क्वेश्चन हमारे नीट में आते हैं, तो हम लोगों को इसकी ऐसे वाले क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेटेड लिक्विड का। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड लिक्विड, तो एक्सेलरेटेड लिक्विड कितने टाइप से हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग बात करें वर्टिकली एक्सेलरेटेड लिक्विड। वर्टिकली एक्सेलरेटेड, तो वर्टिकली एक्सेलरेटेड मतलब होता है कि अगर ऐसा एक कंटेनर है, तो मान लेते हैं इसको ऐसे ऊपर या नीचे, तो कुछ भी एक एक्सेलरेशन ए का दे दिया, तो अब अगर ये दो पॉइंट के बीच में तुम्हें चाहिए, तो मान लेते हैं अगर ये यहाँ का प्रेशर है P2, यहाँ का प्रेशर है P1 और दोनों के बीच का गैपिंग है H, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच, दिस वी विल राइट। बात समझ में आया। अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव के जगह पर आ जाएगा G प्लस ए, और अगर ये नीचे जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तब, और अगर यही कंटेनर नीचे जा रहा है तो G माइनस ए, समझा रहा है। अगर ऊपर के तरफ एक्सेलरेशन है तो G प्लस ए, नीचे के तरफ एक्सेलरेशन है तो G माइनस ए। अब मुझे तुम लोग बताओ यहां पर इस केस में क्या करेंगे, ये है मान लेते हैं ये जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है। बोलो मुझे ए वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जिसके बीच का गैपिंग है 20 सेंटीमीटर, बोलो यहाँ का प्रेशर को कितना लिखूं, यहाँ का प्रेशर पी नॉट मान ले, बोलो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो क्या लिखेंगे, P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू, पानी है ये वाटर, तो रो वाटर इंटू जी के जगह पर जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू ही बोल देना, तो जी इफेक्टिव क्या बोलोगे, जी प्लस है या जी माइनस है, गुड जी माइनस है, तो यानी यहां पर आ जाएगा जी माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा एच, तो P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो वाटर 1000, जी माइनस ए, जी का वैल्यू होता है 10, ए का वैल्यू है दिया 6,
10 माइनस 6 कितना 4 इंटू एच कितना दिया है 20/100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो जी माइनस ए करते ना जी प्लस ए, गुड, जी प्लस ए, यानी तब 10 प्लस 6 16 होता। अपने नीट में एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि अगर ये कंटेनर लिक्विड वाला, ये अगर मान लेते हैं फ्री फॉल में है, फ्री फॉल कंडीशन पर है, तो बताओ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो फ्री फॉल होने का मतलब इसका ए का वैल्यू जी के बराबर है, तो ऐसे में जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी माइनस ए यानी 0। तो ऐसे में दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 0। सो पूरा पूरा लिक्विड सेम प्रेशर पर आ जाएगा। तो ये अपना एक पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, समझ में आया। तो ये था वर्टिकली एक्सेलरेटेड लिक्विड। अब मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिक्विड का। तो अगर हम लोग अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिक्विड के बारे में बात करें, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, तो अगर अपना ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, लेट इट बी ए, तो इसमें जो लिक्विड है ना, अब वो ऐसे उसका सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, अब उसका सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्ट ये जो सरफेस है फ्री सरफेस वो कुछ ऐसा हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें 3 पॉइंट हम लोग ले लें, तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, ये दोनों के बीच का जो है प्रेशर डिफरेंस, ये 1 है ये 2 है, तो P2 इज ग्रेटर, तो P2 माइनस P1, इसमें जो नॉर्मल इक्वेशन था वही लगाओ, रो जी एच, क्योंकि वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, इसलिए P2 माइनस P1 रो जी एच। अब बात यह है कि 2 और 3 के बारे में सोचो, 2 और 3 के बारे में, यहां 3 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं L है। तो अब 2 और 3 में किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो P2 इज ग्रेटर देन P3, 2 का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्यूडो फोर्स को सोचो उधर लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स 2 के तरफ लग रहा है, इसलिए 2 का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो 3 से 2 की तरफ जाएगा ना, ऐसे करके जाएगा, इसीलिए 2 पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब कितना होगा, तो P2 माइनस P3 अगर हमसे पूछ लिया जाए, तो ऐसे रो जी एच जो होता था उसके जगह पर रो के जगह रो ही लिख, जी जैसे एक्सेलरेशन था वहां पर एक्सेलरेशन की जगह ए और एच के जगह एल, तो यानी यहां पर हो जाएगा रो ए एल। P2 माइनस P3 कितना हो जाएगा, रो ए एल। सो वर्टिकली रो जी एच, हॉरिजॉन्टली रो ए एल। और साथ ही साथ इसका जो फ्री सरफेस है जो कि अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, तो यानी वो यहां पर कुछ एक एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब वो जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह सकते हो, तो वो जो एंगल बनाएगा दैट इज tan थीटा, दैट कैन बी गिवन एज a/g, tan थीटा इज a/g, tan थीटा इज a/g। ठीक है, सो अब अगर हम लोग ऐसे करके समझे, सपोज कर लो उसने एक कंटेनर दिया और उसने बोला कि ये जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है इसमें ये हाइट इधर से h बन गया और ये d बन गया, ये a से एक्सेलरेटेड है, तो बताओ h और d के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा बना, तो ये वाला तो एंगल थीटा है, तो हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, देखो सोचो, तो tan थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं a/g, तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, तो क्या tan थीटा को यहाँ ज्योमेट्री से लिख सकते हैं या नहीं, ज्योमेट्री को यूज करके, ये देखो ज्योमेट्री, तो इसी को हम लोग क्या h/d भी नहीं लिख सकते, तो h/d इक्वल्स टू a/g, हेंस h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जा, तो a/g इंटू क्या d, दैट्स ऑल। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। ओके, सपोज कर लो कि ऐसा एक ट्यूब है और इस ट्यूब अभी अगर रेस्ट पर है तो दोनों तरफ तो इसमें लिक्विड का लेवल बराबर रहेगा, दोनों तरफ बराबर है अगर ये रेस्ट पर है, लेकिन अगर इसको हमने एक्सेलरेट कर दिया ए से, तो क्या होगा, तो ए के एक्सेलरेशन से स्यूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो वो जो लेफ्ट की तरफ लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो सोचो, तो यहां वाला लिक्विड लेवल नीचे जाएगा और यहां वाला लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा क्योंकि पानी इधर से ऐसे जाएगा, तो अभी ऐसा करने पर नया जो लिक्विड लेवल है वो यहां पर इधर आ गया और यहां पर इधर आ गया। ठीक है, तो वो यहां पर ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि ये दोनों तरफ के लिक्विड लेवल में कितना का डिफरेंस हुआ।
ठीक है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो अगर ये H हो गया, मान लेते हैं लिक्विड का लेवल डिफरेंस है ये H, और ये जो गैपिंग है वो है D बेस का, तो बताओ फिर से क्या लिखेंगे? तो वही सेम tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है A बाई जी। अब ऐसे सोचो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ऐसे करके ट्रायंगल बना के, तो यही है वो थीटा, ठीक है। तो अगेन इक्वल्स टू H बाई डी, हो गया, H निकल जाएगा। समझ में बात आया? ओके, होप सो सबको समझ में आ गया। अब बात ये है, इसी पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट को मैं सिखाता हूं। अगर मान लो कि कभी इंक्लाइन दे दे, स्मूथ इंक्लाइन अगर इसका दे दिया, और मान लेते हैं कि इस पर जो है एक लिक्विड है जो कि ऐसे स्लाइड किए जा रहा है, लिक्विड कंटेनर, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल टू जी साइन थीटा। तो इसमें जो पड़ा हुआ लिक्विड है उसका फ्री सरफेस कैसा होगा? तो उसका जो फ्री सरफेस होगा ना, वो फ्री सरफेस इस इंक्लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, वो इस इंक्लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। समझ में आता है? ये क्वेश्चन बस पूछा जा सकता है कि उसका फ्री सरफेस इंक्लाइन के साथ, तो इंक्लाइन के साथ 0 डिग्री पर होगा, यानी इंक्लाइन प्लेन के साथ वो पैरेलल पे रहेगा, ठीक है। ओके, अब एक बात जो है वो एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि इसमें पड़ा हुआ लिक्विड है, उसको जो है उस लिक्विड का हमने ऐसे से रोटेट कर दिया, तो अगर इसको रोटेट किया तो इसका जो सरफेस होगा फ्री सरफेस, वो तब कैसा बनेगा? तो इसका जो फ्री सरफेस होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर तो ये लिक्विड है, ये सरफेस, ये जो है ये लिक्विड को तुम घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तो ये साइड में थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऐसे हो जाता है। ये जो है ये पैराबोलिक सरफेस होता है। ये कैसा सरफेस होता है? पैराबोलिक सरफेस होता है, जिसमें ये वाला पॉइंट सेंटर है। सेंटर से जितना दूर जाते जाओगे, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, उतना ये हाइट ऊपर होता जाएगा, ठीक है। सेंटर से जितना दूर जाओगे ये हाइट उतना ही ऊपर होता जाएगा। तो ये जो सेंटर से कितना ऊपर जाएगा y, वो डिपेंड करता है यहां से कितना दूर जाकर के चेक कर रहे हो x। तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। बट इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज आपको एग्जाम में नहीं आएगा। बस ये समझना है कि सेंटर से जितना दूर जाएंगे ये हाइट उतना ऊपर जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कर लो कि इस एक्सिस के अबाउट मैंने यहां पे घुमाया, ये वाला जो डिस्टेंस है वो l है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2l है। तो जब घुमाएंगे तो यहाँ वाला लिक्विड लेवल यहाँ पर है, यहाँ वाला लिक्विड इधर पे है, इधर वाला लिक्विड इधर पे है। तो ये जो हाइट है, मान ले कि ये h1 है और ये जो हाइट है वो मान लेते हैं h2 है। h1 और h2 में बड़ा कौन है? ये मत बोलना कि h1 देख करके बड़ा लग रहा है, वो नहीं। तो यहां पर से ये डिस्टेंस देखो ज्यादा दूर है ना, सेंटर इसी का अबाउट घुमा रहे हैं, तो यहां से जितना दूर होगा यानी उधर पे हाइट उतना ज्यादा होगा। तो ये 2l है इसलिए वो हाइट ज्यादा है, ये l है इसलिए रिलेटिवली हाइट कम है उसके कंपैरिजन में। समझ में बात आ गया? इसके बाद लास्ट अगर मान लेते हैं एक पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, उसमें हमने पूरा का पूरा लिक्विड को फिल कर दिया। अब अगर इस पाइप को मान लेते हैं यहां पर से ओमेगा से ऐसे घुमा दे, तो क्या ऐसे में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा? आंसर इज नो। तो यहां से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर अगर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में अगर बात करें प्रेशर डिफरेंस, ऑब्वियसली 2 का प्रेशर ज्यादा होगा, पर कितना? तो P2 माइनस P1 अगर हम लिखें, P2 माइनस P1, तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में क्या लिखते थे? रो ए एल। तो यहां पर ए के जगह पर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइप होता था ना, उसको लिख लेंगे। तो रो की जगह रो, ए के जगह पर लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर इंटू लेंथ की जगह एल। तो देखो रो इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर के जगह, आर हमेशा सेंटर ऑफ मास तक का ही लेना है, इसलिए एल बाई टू इंटू एल। सो यानी ये बन गया रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, ये बन गया P2 माइनस P1, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर अब जितना भी प्रेशर वेरिएशंस मैं यहाँ पर आपको समझा सकता था शॉर्ट में विथ एग्जांपल, ये मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पर से तुम थोड़े मॉड्यूल के क्वेश्चंस अप्लाई करो, अपने नोट्स को यहाँ पर ब्रेक लेकर के देख लो और फिर तब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करो। चलो, ऑल द बेस्ट।